जाएगा और क्लास भी थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर दूंगा मैं 10-15 मिनट पहले, बिकॉज ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे हमारे रेन हो रही है और दिक्कत क्रिएट हो जाएगी मुझे घर जाने में। तो मैं जल्दी वाइंड अप कर दूंगा इस क्लास में, ठीक है। तो वापस से एक बार फिर से मैं बता दूं, हमने वॉल्केनोज का अब तक क्या क्या कर लिया है, वॉल्केनिज्म होता क्या है, उसको किस तरीके से तीन अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन की हुई है। एक कैटेगराइजेशन है उनकी डेंसिटी के हिसाब से, जिसमें एसिडिक और बेसाल्टिक तरीके के वॉल्केनोज होते हैं। दूसरी उनकी कैटेगरीज है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, प्लूटोनिक या फिर इग्नियस, धरती के अंदर जमने वाला लावा और धरती के बाहर जमने वाले लावा से क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और तीसरे तरीके की डिवीजन देखी थी टाइम के हिसाब से, कि जब ये लैंडफॉर्म्स इरप्ट होते हैं रेगुलरली, जल्दी जल्दी इरप्ट हो तो एक्टिव वॉल्केनो भी, मतलब थोड़ा टाइम भी हो गया इरप्शन के लिए लेकिन अभी इरप्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी डोरमेंट। और अब एक 10-20 लाख साल से, बहुत टाइम से वॉल्केनो जो है वो एक जगह से इरप्ट नहीं हुआ है, और आगे भी चांसेस नहीं है कि वो इरप्ट होगा। तो वो डेड वॉल्केनो या फिर आपका इनएक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है जी। तो अब आप आगे बढ़ेंगे इंडिया के वॉल्केनोस के बारे में। इंडिया में जो है वो वॉल्केनिज्म कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था हिमालयन रीजन में वॉल्केनो नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, याद रखना, जहां पे आपकी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल तीन तरीके की प्लेट, दो तरीके की बाउंड्रीज होती है आपकी। एक होती है ओशियानिक लिथोस्फीयर और एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। और इन दोनों में तीन अलग अलग तरीके की जो है वो इंटरेक्शन होती है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ठीक है, या तो ये डाइवर्ज होंगे या कन्वर्ज होंगे। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, ये या ये कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे। और लास्ट में आ जाता है ओशियानिक ओशियानिक, या कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे। तो तीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल होता है ना, मतलब आपका जमीन का हिस्सा दूसरे जमीन के हिस्से से टकरा रहा है, उस केस में आपके वॉल्केनो इरप्ट नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट नहीं होता है, अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है और उसमें ओशियन ओशियन प्लेट आपस में टकरा रही है या दूर जा रही है, तो उसमें आपका अर्थक्वेक भी आएगा, वॉल्केनो भी आएगा। और अगर ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो वहां पे भी आपका अर्थक्वेक भी आएगा और वॉल्केनो भी फूटेगा। लेकिन सिर्फ एक केस है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, जिसमें अर्थक्वेक तो आएगा लेकिन वॉल्केनो नहीं आएगा। इसके लिए एक डीप थ्योरी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ही जान दो कि आपने अगर क्वेश्चन आ गया कि कॉन्टिनेंटल कौन सी ऐसी प्लेट बाउंड्रीज है जिनकी इंटरेक्शन के बाद वॉल्केनोज नहीं फूटते हैं, तो वो है आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। इसको एग्जाम्पल के तौर में समझाऊं, अगर यूरेशियन प्लेट लूं और इधर इंडियन प्लेट है, ये दोनों कौन सी थी, ये भी आपकी कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा, ये भी कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा, जब आपस में टकराए ये, कल मैंने ज्वाला जी और अजरबैजान वाला टॉपिक आपको करवाया था, ठीक है ना। तो जब ये आपस में टकराए थे, टकराने के बाद ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट फोल्ड हो गई, ठीक है। तो बड़ी बड़ी प्लेटें जो है वो आपस में टकराने की वजह से फोल्ड हो गई, और उन्हीं फोल्डिंग्स को हम क्या कह देते हैं, माउंटेन्स कह देते हैं, हिमालयस माउंटेन रेंजेस वगैरह कह देते हैं, ठीक है। तो हिमालय में आपको कोई भी वॉल्केनो, हिमालयस में आपको कोई भी जो वॉल्केनो होते हुए दिखाई नहीं दे, ठीक है जी। Now, there is only one volcano, active volcano in India, that is occur in the barren island of uh, Andaman and Nicobar. ठीक है। तो एक ही जगह पे हमारे पास ये बैरन आइलैंड है जो एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है इंडिया में, पूरे के पूरे इंडिया में, क्लियर है। और अभी लास्ट टाइम जो है वो 2024 में इरप्ट हुआ था, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, इसको अपडेट कर लेना। 2024 में इरप्ट हुआ था। और ये आपका वॉल्केनिक आइलैंड कहाँ पे है, नारकोंडम आइलैंड के थोड़ा सा 150 किलोमीटर दूर है। इसको मैं यहाँ पे मैप में भी बता देता हूँ आपको। Here is the map of India वर्ल्ड, और ये आ गया आपका इंडिया।
ये देखो, ये है आपका बैरन आइलैंड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा 2D में करके दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ पे है, ये इंडिया है आपका, और ये अंडमान एंड निकोबार है, और इसके इस वाले इलाके में है आपका बैरन आइलैंड। और अब मुझे आप ये बताओगे, ये जो आप शेप देख रहे हो, ये क्रेटर है या कैल्डेरा है? क्रेटर है, ये कैल्डेरा है? बताओ जल्दी। जो भी है अपने बैरन आइलैंड की, और ये एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। ये जो शेप आपने देखी है, ये क्रेटर था या कैल्डेरा था? मुझे क्रेटर और कैल्डेरा के बीच में डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? लास्ट क्लास लगाई थी आप लोगों ने, अन्वेषा जी, आदित्य जी। नहीं, बता दूं? ये क्रेटर है, नो ये कैल्डेरा है। क्रेटर क्या होता है? माउंटेन का ऊपर वाला हिस्सा, जो वॉल्केनिक कोन होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, वो उखड़ जाता है। और लेकिन अगर वो छोटा सा हिस्सा बड़े हिस्से में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा राउंड वाला सर्कल है, तो वो क्या कहलाता है? कैल्डेरा कहलाता है। तो ये आपको छोटा दिख रहा है या बड़ा है? ये बहुत बड़ा एरिया है। आप देख लो ना, खुद देखो, ये पूरा का पूरा ये कोलैप्स हो चुका है। इसको हम क्या बोल देते हैं? कैल्डेरा बोल, ठीक है। और यहाँ से आपका वॉल्केनिक ऐश या फिर आपका वॉल्केनो इरप्ट होता ही रहता है। चलो वापस आ रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं एक क्वेश्चन कि एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज नियरेस्ट टू इंडोनेशिया रेदर देन इंडिया। हिंदी में रिपीट कर दूं, स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं मैं? जो वेरी गुड अन्वेषा जी, जो आपका अंडमान एंड निकोबार है, वो इंडोनेशिया के करीब है, ज्यादा करीब है, रेदर देन इंडिया के, बजाय के इंडिया के। तो ये सही है या गलत? राइट। बाकी भाई, बाकी आंसर क्यों नहीं देते हो कोई भी? मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था, प्लीज इंटरेक्टिव क्लास रखनी है, टू वे कम्युनिकेशन रखनी है। ऐसे ना हो फिर मेरा भी आप इस तरीके से ही देखोगे कि मैं भी आपको ऐसे शुरुआत करूंगा, फैक्ट्स बोल दूंगा, और वो फैक्ट जो है आप पढ़ो या ना पढ़ो, मेरी वो जिम्मेदारी नहीं। मैं जानबूझ के आप लोगों से इंटरेक्ट करवाता हूँ ताकि क्लास में वो चीजें आपके दिमाग में बैठे। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखनी है। एटलीस्ट बोल नहीं सकते हो तो लिख के टाइप तो कर सकते हो ना। इस तरीके से अगर मैं आपको सीधा सीधा बात बोलूं, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। और वो अपने आप को आप वो कर रहे हो, इल्यूजन में डाल रहे हो कि हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, ठीक है, एटलीस्ट मुझे रिप्लाई दिया करो। तो ये आपका टॉपिक हो गया पूरा वॉल्केनो वाला। अब आ जाते हैं हम अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कोर या फिर अर्थक्वेक का जो रीजन है, वो ऑलरेडी हमें पढ़ लिया है मैंने, इसीलिए आपको वो पहले पढ़ाया था, वो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया। क्यों? क्योंकि आपको अर्थक्वेक और वॉल्केनो का कारण पता होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या होता है? जो आपके अलग अलग तरीके की प्लेट बाउंड्रीज होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपका ओशन है, ये माउंटेन है कोई भी, और ये आपका ये लिथोस्फियर है, इतना वाला हिस्सा जो है वो लिथोस्फियर है। इसके बाद क्या आ जाता है? अगली वाली लेयर, ये जो मैंने क्रॉस लगाई है, इस लेयर का नाम बताओ। लिथोस्फियर के बाद कौन सी लेयर आती है? विच लेयर इज कम्स आफ्टर स्टेनोस्फियर? गुड। और ये जो लिथोस्फियर होता है, वो स्टेनोस्फियर के ऊपर ही क्या करता है? फ्लोट करता है। और अब यहाँ पे, और फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि नीचे आपका मेंटल है, और मेंटल में क्या चलते हैं? आपके पिघला हुआ लावा है, सॉरी मैग्मा है, और वो कन्वेक्शनल करंट बनाता है। कैसे बनाता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। और अर्थ की मैग्नेटिज्म फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाला हिस्सा आप लगा लो, ये है ओशन।
और ये ओशन की जो नीचे वाला हिस्सा है, जहां से जो लिथोस्फीयर वाला हिस्सा, ये है थोड़ा सा कम, छोटा वाला, इसकी विड्थ कम है। लेकिन जो ये आपका जमीन वाला हिस्सा, इसकी विड्थ देखो कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्लेट, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे यहाँ तक, और ये आपकी ओशियानिक प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान के चलो, ये बीच में एक क्रैक बना हुआ है, इधर से प्लेट आई थी और इधर से एक प्लेट आई, आपस में टकराई और फोल्ड होके उसने एक माउंटेन बना दिया। तो ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है। अब ये कॉन्टिनेंटल और ये वाली क्या हो जाएगी, ये ओशियानिक हो जाएगी, ये बीच वाली, ठीक है। दो तरीके की प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। कॉन्टिनेंट मतलब जमीन वाला हिस्सा, और ओशियानिक मतलब ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर ओशन है। तो तीन तरीके की इंटरेक्शन होती है, बताया था मैंने आपको। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, दो कॉन्टिनेंट्स आप में आपस में टकरा रहे हैं। ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल, और ओशियानिक एंड ओशियानिक। इसमें दो तरीके की वो इंटरेक्शन होती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इसमें भी दो तरीके की होती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इसमें भी दो तरीके की होती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तो मैंने आपको, कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे के पास आना, डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जाना प्लेट्स का। और ऐसे ही यहाँ पे भी आपस में भिड़ जाना, और इसमें आपस में दूर हो जाना। ऐसे ही कन्वर्जेंस में आपस में पास में आना, इसमें दूर चले जाना। एक और तरीके की होती है, वो होती है आपकी ट्रांसवर्स। उसमें एक प्लेट ऐसे जा रही होती है और दूसरी ऐसे आ रही है, मतलब ना तो एक दूसरे के पास और ना ही एक दूसरे से दूर, ये एक दूसरे को स्लाइड ऑफ कर रही होती है। तो आपकी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट और आपका स्लाइडिंग ऑफ, ये दो ऐसे वाली जगह है जहां पे आपका वॉल्केनो तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारी की सारी प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटीज में आपके वॉल्केनो भी आएंगे, प्लस अर्थक्वेक भी आएंगे। अर्थक्वेक तो आपका हर एक वाली एक्टिविटी में या हर एक इंटरेक्शन में आएगा ही आएगा। वो आता क्यों है, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं ये टूटी होती हैं, क्रैक्स होते हैं इसमें। जब ये आपस में टकराएंगी या फिर आपस से दूर जाएंगी, तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और उसी फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होगी, सीज्मिक वेव्स जनरेट होंगी, जो आपके अर्थ के अंदर भी ट्रेवल करेगी और अर्थ के बाहर भी ट्रेवल करेगी। अर्थ के अंदर ट्रेवल करने वाली वेव्स को क्या कहते हैं, अर्थ के अंदर ट्रेवल करने वाली वेव्स को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो। बॉडी वेव्स। और अर्थ के बाहर ट्रेवल करने वाली वेव्स को कहते हैं सरफेस वेव। हाँ, गुड। तो बॉडी वेव का डिवीजन बता सकते हो? शाबाश अन्वेषा जी, गुड। ये फायदा होता है रेगुलर क्लासेस लगाने का। पी वेव एंड एस वेव। और सरफेस के ऊपर चलने वाली दो तरीके की वेव होती है, आर वेव एंड रिले वेव, सॉरी, रिले वेव एंड लव वेव। आर वेव एंड एल वेव। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पूरे के पूरे हर एक मीडियम में, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे वो सॉलिड है, तीनों मीडियम्स में कौन सी बॉडी वेव ट्रेवल कर सकती है, पी वेव ट्रेवल। और सॉलिड में कौन सी करेगी, सिर्फ और सिर्फ एस वेव ट्रेवल करेगी। बस यही। हाँ, प्राइमरी जो आपकी सरफेस के ऊपर ट्रेवल करने वाली वेव्स होती है, या फिर ये जो सीस्मिक वेव्स होती है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आता है, अर्थ डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थ का सरफेस शेक करने लग जाता है। बस इसको, ये सारी थ्योरी को अब लिखे हुए रूप में लिखा हुआ है, इसको देख लो क्या है। अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑन और ट्रेम्बलिंग इन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर एक तरीके से तरंगे उत्पन्न होती हैं, कंपन उत्पन्न होता है, कॉज्ड बाय सीज्मिक वेव्स, जो अभी मैंने आपको करवाई थी। इन वेव्स की वजह से सडन मूवमेंट होती है, और अर्थ जो है वो एनर्जी रिलीज कर रही होती है उस टाइम पे, और उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, अर्थ क्विक बोल देते हैं। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जहां से शैलो शैलो फोकस, जहां से वो सीज्मिक वेव जनरेट हुई थी, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। ऐसे मान के चलो, ये वाला एक प्लेट हो गई, और एक जो है वो ये ऐसी प्लेट हो, ठीक है। अब ये प्लेट जो है वो आपस में टकरा रही है, मान के चलो, ठीक है ना। नीचे से लावा जो है वो आपका इस तरीके से कन्वेक्शनल करंट बना रहा है, और आपस में ये प्लेट्स भी एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो इस वाले पोर्शन में टकराहट की वजह से क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हुई, जो आपकी हर डायरेक्शन में मूव करेगी, नीचे भी मूव करेगी, ऊपर की तरफ भी मूव करेगी। जो सबसे पहले सरफेस के ऊपर आने वाली वेव होगी, उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। सबसे पहले पहुंचने वाली वेव अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या कहलाती है, प्राइमरी वेव।
और दूसरे नंबर पे पहुंचने वाली सेकेंडरी वेव। जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगी तो ये ऐसे ट्रेवल कर हर तरफ। तो ये वाला जो हिस्सा था, जो अर्थ के सरफेस के अंदर टकराहट की वजह से जहां पे एनर्जी क्रिएट हुई, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है। और जहां पे आपका अर्थ के सरफेस के ऊपर पहली बार डिटेक्ट की गई ये जो सीज्मिक वेव है, इसको क्या बोल देते हैं हम? एपीसेंटर। एपीसेंटर या फिर हाइपोसेंटर इसको बोल देते हैं। ठीक है। और यहीं से फिर जो बोला, आपने सुना भी होगा कई बार न्यूज वगैरह में कि जो अर्थक्वेक आया यहाँ पे, उसका एपीसेंटर वहां पे पाया गया था। इस तरीके की न्यूज आती है। तो वो एपीसेंटर का मतलब क्या हुआ है कि एक्चुअल में सीज्मिक वेव जनरेट ही कहाँ पे। ठीक है। और जब ये सरफेस के ऊपर आती है तो इनकी मूवमेंट दो तरीके से होती है, या तो लव वेव के तरीके से या रिले वेव के तरीके से। अब लव वेव और रिले वेव क्या होती है? लव वेव चलती है ऐसे, ऐसे सरफेस को इस तरीके से शेक करती है ये, अर्थ के सरफेस को। और रिले वेव क्या होती है? वो ऐसे भी होती है और वो ऐसे भी होती हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल भी वो शेक करती हैं जैसे सांप चलता है, और वर्टिकली भी वो करती हैं, जैसे आपके पानी में जब हम पत्थर मारते हैं तो वर्टिकल रिपल्स पैदा होती है, तरंगे पैदा होती हैं, उस तरीके से भी, और जैसे सांप चलता है उस तरीके से भी। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपकी सरफेस वेव होती है उसमें से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या फिर ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है, आपकी आर वेव या एल वेव? एल वेव ज्यादा खतरनाक होगी या आर वेव? आर वेव्स, यस। क्यों? क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में वर्टिकली भी मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है। उससे बचने का कोई चारा ही नहीं है, जमीन उससे दोनों तरफ शेक हो रही है, तो जिससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? सबको क्लियर है ना? ठीक है। बस यही है जो मैंने अभी आपको राम कहानी सुनाई। ठीक है, कि अर्थक्वेक जो होता है वो एक तरीके से सडन मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर जो है वो कोई एनर्जी जनरेट हो रही होती है, इंट्रैक्शंस की वजह से, प्लेट प्लेट टेक्टोनिक की इंट्रैक्शंस की वजह से। और इनको जो है वो किस ग्राफ से नापा जाता है? ये जो वेव्स आती है ना हमारे पास, इनको इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता होगा, तभी तो एक ग्राफ बना, तभी तो हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया। तो उस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं? सीज्मोग्राफ। और इस ग्राफ के ऊपर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसको नापने के लिए कि कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, इस जैसे ये हो गई आपकी एक वेव लेंथ, तो ये लेंथ किस इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है? सीज्मोमीटर, है ना। और इसको स्केल, इसके स्केल दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है रिक्टर स्केल और एक होता है मर्कली स्केल। आगे चल के हम इसको करेंगे। ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने बचपन में ग्राफ्स यूज किए होंगे जो ग्रिड पैटर्न में होते हैं। ठीक है ना। उन ग्राफ्स के ऊपर आप स्केल से सेंटीमीटर में लाइंस खींचते थे, तो वो जो स्केल होगा जिससे आप लाइंस खींचते थे, वो या तो मर्कली स्केल होगा या फिर रिक्टर स्केल होगा। और जिस ग्राफ के ऊपर आप लाइंस खींचते थे, वो ग्राफ क्या होगा? आपका सीज्मोग्राफ। क्लियर है? तो बस आगे चल के यही देखेंगे हम। फोकस एपीसेंटर मैंने बता दिया कि फोकस क्या होता है अर्थ के अंदर। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये जो यहाँ पे है ये फोकस दिख रहा है आपको। और ऊपर जहाँ पे सबसे पहले आई है, इसको क्या बोल देते हैं? एपीसेंटर बोल देते हैं। और इस डिस्टरबेंस की वजह से अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर क्रैक्स आ जाए, उसको क्या बोल देते हैं? फॉल्ट बोल देते हैं। और आने वाले टाइम पे ये शायद फॉल्ट इतने ज्यादा गहरे हों कि नीचे से मैग्मा के साथ ये कनेक्ट हो गए, तो आने वाले टाइम से यहाँ से क्या होगा? आपका मैग्मा भी निकल सकता है वॉल्केनो के रूप में। ठीक है। तो अर्थ पे जो है वो वॉल्केनो की जन्म दे सकती है। और वॉल्केनो से क्या होता है? एक तरीके से जब वॉल्केनो बड़ी जोर से ब्लास्ट होगा, तो अर्थ भी तो शेक होगी ना उस ब्लास्ट की वजह से। और जब अर्थ शेक होगी तो अर्थक्वेक आएगा, और जब अर्थक्वेक आएगा तो फॉल्ट बनेगी। तो ये दूसरे एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे की सब्सिडरी है। अर्थक्वेक वॉल्केनो आने का कारण बन सकती है और वॉल्केनो जो है वो अर्थक्वेक आने का कारण बन सकती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइसोसीज्मिक लाइन। ये क्या होती है? इसको यहाँ पे बताता हूँ।
तो ये आपका अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये आपकी साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये एशिया है, ये आपका इंडिया है, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है। अब मान के चलो अर्थ पे आया इस समंदर में, और इस समंदर में इसका इसकी मैग्नीट्यूड कितना था, इसका स्केल में जब इसको नापा गया तो 8 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड था। तो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपका एशिया की इस वाले एरिया में आया, इस एरिया का जो भी क्या था 8 वैल्यू आई। फिर इंडिया में भी आया, पाकिस्तान में रख लो, इसकी भी 8 वैल्यू आई। फिर अमेरिका में कभी आया, मतलब टाइम का नहीं यहाँ पे जिस वो देखा जा रहा है या मेजर किया जा रहा है चीज। यहाँ पे किस चीज को मेजर किया जाएगा कि सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहाँ से आ रहा है। तो अमेरिका में भी आया आपका, ठीक है ना, इसमें भी 8 का मैग्नीट्यूड का था आपका। तो ये सारे जहां जहां पे आपके सेम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ रहे हैं, उनको एक लाइन से जोड़ दो, ये जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर, चाहे वो ओशन है चाहे वो कॉन्टिनेंट है, वहां पे सेम मैग्नीट्यूड के आने वाले अर्थक्वेक्स कोई लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, आइसोसीज्मिक लाइन। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि होमोसीज्मिक लाइन क्या होती है, ये क्वेश्चन बोल दे कि होमोसीज्मिक लाइंस आर दी लाइंस व्हिच कनेक्ट्स दी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ऑन अर्थ। तो नहीं, मैग्नीट्यूड के लिए आइसोसीज्मिक होता है, और टाइम के लिए सेम जगहों के ऊपर, सॉरी अलग अलग जगहों के ऊपर सेम टाइम पे आए हुए अर्थक्वेक के क्या बोलते हैं, होमोसीज्मिक लाइन। तो सीज्मिक लाइन, आइसोसीज्मिक लाइन और होमोसीज्मिक लाइन का आई थिंक आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल गया होगा। क्लियर है ना? ठीक है। बस आगे है आपका अर्थक्वेक के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। ये मैन मेड भी हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल कैसे हो गया, वही प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो सकता है, अंदर सीज्मिसिटी, सीज्मिक वेव्स जनरेट हुई जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया। और उसके बाद और क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में ये जो हो जाए होता है, आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में अर्थक्वेक आ सकता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आ सकता है। और कैसे आता है नेचुरली, ऊपर से कोई एस्ट्रॉयड आया, एस्ट्रॉयड अर्थ के सरफेस के पास साथ टकराया, बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड था जिसकी वजह से अर्थ पूरी की पूरी शेक हो गई, और उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं। और ह्यूमन की वजह से क्या है, मान के चलो ह्यूमन ने कोई डैम बना ली, उस डैम का पानी इतना ज्यादा उसमें वो जो वेट था या वॉल्यूम था उसका, जिससे अर्थ के प्लेट की जो बैलेंस था, जिस प्लेट मतलब जहां पे आपका पानी इकट्ठा किया है ना, उसके नीचे ऑफकोर्स आपकी टेक्टोनिक प्लेट है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया उस पानी की वजह से। तो उसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है। या फिर जैसे हमने वो जो पोखरान में परमाणु टेस्ट किया था, उसकी वजह से अंडरग्राउंड जब आप वो टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करते हैं, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। माइनिंग वगैरह करने टाइम पे जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की जो बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है, तब आ सकता है। तो ये सारे के सारे रिजर्वायर, न्यूक्लियर टेस्ट, ड्रिलिंग वगैरह, सब चीजों से क्या हो सकता है, आपका मैन मेड अर्थक्वेक आ सकते हैं। ऐसा सबसे बड़ा एक एग्जांपल कहाँ पे था, 1990 के दशक में जो है, अ, महाराष्ट्र में एक डैम बनाई गई थी उससे पहले, जिसका नाम था कोयना डैम। कोयना डैम में भी जो है वो आपका अर्थक्वेक आया था, डैम की वजह से। ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी डैम जो है, या कहाँ पे पाया जाता है, चाइना में। अब चाइना में इतना ज्यादा वेट है वहां पे पानी का, कि वहां पे भी जो है वो 2-3 बार अर्थक्वेक आ चुका। क्लियर है अर्थक्वेक आने के कारण? क्लियर है ना सबको? ठीक है, गुड। आगे चलते हैं अब हम। अर्थक्वेक जो है वो बेस्ड ऑन डेप्थ, डेप्थ मतलब सिंपल सी चीज है। हमने क्या पढ़ा था, अर्थ की जो आपकी क्रस्ट होती है या लिथोस्फीयर होता है, वो 400 से 500 किलोमीटर तक होता है। क्रस्ट कितना होता है, लगभग 100। उसके बाद जो अपर मेंटल होता है, इसको मिला के ही तो लिथोस्फीयर बनता है। तो इन दोनों को मिला के जो है वो अगर 500 से 700 किलोमीटर की जो है वो डेप्थ होती है, ठीक है, उससे नीचे क्या आ जाता है, आपका एस्थेनोस्फीयर आ जाता है। तो अगर ऊपर ऊपर की सतह के ऊपर आए अर्थक्वेक या फिर डिस्टर्बेंस, तो उसको शैलो अर्थक्वेक बोलते हैं। नीचे की तरफ आए, उससे थोड़ा सा बीच में 70 से 300, तो वो इंटरमीडिएट और डीप
डीप आए मतलब 300 से 700 किलोमीटर डीप अर्थ के सरफेस से, तो वो डीप अर्थक्वेक कहलाता है। अब आप मुझे ये बताओ लॉजिक लगा के कि शैलो वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा इन तीनों में से, शैलो, इंटरमीडिएट या डीप? शैलो वाला, वेरी गुड। क्योंकि अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास है, तो जितना पास में होगा, सरफेस के पास होगा, उतनी एनर्जी कम लूज करेगा, और कम लूज करेगा तो ज्यादा एनर्जी सरफेस पे पहुंचेगी और अर्थ के सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो रिक्टर स्केल ये कुछ नहीं करना है, बस मैं जो अभी आपको बोलने जा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, रिक्टर स्केल और पहले मर्कली स्केल के बीच में डिफरेंस पता करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा वो बता दूंगा। रिक्टर स्केल जो होता है वो होता है आपका मैग्नीट्यूड के लिए, और जो मर्कली स्केल होता है वो होता है इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर जो है, आ, मेरी दो प्रॉपर्टीज है, या फिर यहाँ पे किसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आ, पलक जी का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मेरा मेरा घर जो है वो डेजर्ट में है। नहीं, पलक जी का बनाते हैं। पलक जी का घर जो है वो डेजर्ट में है, और मेरा घर जो है वो दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में है। अब डिजास्टर जो हुआ, मतलब इनका घर जो है वो राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, ये हम दोनों अपने अपने घर में नहीं है, ठीक है, कहीं पे गए हुए हैं। तो अर्थक्वेक आता है आइसोसीजमिक लाइन का, मतलब राजस्थान में भी 8 एम्पलीट्यूड का आता है या फिर मैग्नीट्यूड का आता है, और दिल्ली में भी आता है कितने का, 8 मैग्नीट्यूड का। अब आप बताओ मुझे, दिल्ली वाले अर्थक्वेक की वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी या रेगिस्तान में ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी? सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम टाइम पे आया, ज्यादा तबाही कहाँ पे मचेगी? दिल्ली में, दिल्ली भाई। है ना? क्लियर है ना? दिल्ली में रेत में अर्थ तो उसका क्या मतलब, कुछ भी नुकसान नहीं है, वहां पे हमने कोई अपनी एम्यूनिटीज बना के नहीं रखी हुई है ना? तो अब ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ, ज्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कहाँ पे? मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, 8 8 मैग्नीट्यूड का, लेकिन डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हुई ज्यादा? दिल्ली में। तो दिल्ली में ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, और राजस्थान में कम इंटेंसिटी का आया था। कहने का क्या मतलब इंटेंसिटी का, कि ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा वल्नरेबिलिटी या फिर ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, उसको हम किससे नापते हैं? मर्कली स्केल से। और जो एम्पलीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का, कितनी सीस्मिक वेव्स जो है, उसने ग्राफ के ऊपर एम्पलीट्यूड बनाया, उसको क्या बोल देंगे हम? मर्कली स्केल। क्लियर है सबको? सॉरी, रिक्टर स्केल। ठीक, तो बस यही है आपका, आपसे यही पूछा जाएगा कि मर्कली स्केल और रिक्टर स्केल में क्या फर्क है। अब रिक्टर स्केल में एक चीज और याद रख लेना है कि ये जो होता है लॉगरिदमिक स्केल होता है। लॉगरिदमिक मतलब, लॉग आपने पढ़े होंगे, 10 का लॉग, 2 का लॉग। ठीक है, तो इसमें कितने वैल्यूज होती है? 10 वैल्यूज होती है। बस इतना 10 मतलब स्केल, ये आपका जैसे इंच, ये एक स्केल हो गया, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, ऐसा होता है। 12 इंच तक, सॉरी 6 इंच तक होता है, और मेरे सेंटीमीटर तक का होता है हमारा स्केल जो छोटा वाला। ऐसे ही ये जो रिक्टर स्केल है, इसकी होता क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक स्केल लगा होता है ऐसे, ठीक है, इसके साथ एक पेपर लगाया जाता है ऐसे, लंबा सा ग्राफ होता है ये। ठीक है, अब इस ग्राफ के पता ही है आपको किस तरीके से ऐसे ग्रिड में वो होता है ना, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे ना एक छोटी सी पेन लगी होती है, यहाँ पे पेंसिल सी लगी होती है ऐसे, ऐसे पेंसिल लगी होती है। और ये जो ग्राफ है ना, ये आगे आगे, या फिर ये जो चीज है ना, ये मशीन के साथ होती है लगी हुई, और ये आगे की तरफ जो है वो रोल होती रहती है। अब मान के चलो अर्थ पे पाया, तो ये जो है नीडल ऐसे ऐसे शेक करेगी, ऐसे ऐसे शेक करेगी, ऐसे ऐसे। और जिसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड आएगा, मान के चलो हाईएस्ट यहाँ पे पहुंचा, तो इसको देख लिया जाएगा कहाँ पे है, कितने हाई, इतने स्केल का क्या आया है, अर्थक्वेक आया है। इस तरीके से इसको नापा जाता है। क्लियर है? देन समझ आई ना चीज? ठीक है, तो इस स्केल को क्या बोला जाता था? ये एम्पलीट्यूड था,
मतलब जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, और जितनी कम हाइट होगी उतना कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा। और उससे डिस्ट्रक्शन कितनी हुई वो क्या कहलाती है आपकी मर्कली स्केल। और ये मर्कली स्केल देखो यहाँ पे 10 तक की डिवीजन है। अगर 0 और 1 पाया तो वो तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा उसको। ऐसे छोटे छोटे 0 और 1 मैग्नीट्यूड के अभी भी शायद आ रहे होंगे, ये ऑब्जर्व ही नहीं किए जाते। लेकिन उसके बाद आते हैं फिर खतरनाक लेवल, ठीक है। 8 या 9 लेवल के ऊपर वाला जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। जो कांगड़ा वाले पोर्ट पे आया था 8 से ज्यादा ही आया, ठीक है ना, 1905 के टाइम पे जो आया था। और दूसरा मर्करी स्केल जो होता है, ये 12 डिवीजन होती है इसकी। अगर 12 के पास है 8 है तो मतलब कम डिस्ट्रक्शन है, और 12 है मतलब सबसे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन की है यहाँ। तो ये डिस्ट्रक्शन या इफेक्ट को बताता है। अब अर्थ पे आएगा कहाँ कहाँ पे, जहां जहां पे भी आपको प्लेट बाउंड्रीज मिलेंगी, कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। अर्थक्वेक जो है वो आपका क्या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री या फिर हिमालय में आएगा अर्थक्वेक। यस आएगा, आता भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर साल आपको पता ही है, जो प्लेट बाउंड्री है हमारी इंडियन प्लेट को 0.6 सेंटीमीटर जो है वो अ, आपकी यूरेशियन के प्लेट की तरफ और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा हिमालय की हाइट बढ़ रही है। अच्छा, पैसिफिक ओशन में के जो आपकी हमने पढ़ी थी ना रिंग ऑफ फायर, क्या वहां पे अर्थक्वेक आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री है। पैसिफिक ओशन जो है वो ओशियानिक बाउंड्री है, और उसके आसपास जो आपका यूरेशिया हो गया, जापान हो गया, ये आपकी कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है। तो आपस में ये इनकी इंटरेक्शन चाहे कन्वर्ज हो चाहे डाइवर्ज हो, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आता ही आता है। अच्छा, दक्कन प्लेटू में आएगा? दक्कन प्लेटू अर्थक्वेक? नो। रीजन कि वहां पे कोई भी प्लेट बाउंड्री की इंटरेक्शन नहीं हो रही है। इंटरेक्शन का मतलब दोनों से है, ना कंस्ट्रक्टिव या ना डिस्ट्रक्टिव, मतलब ना डाइवर्जेंट और ना कन्वर्जेंट। क्लियर है ये? अब इसी के हिसाब से जब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि मैप्स में कोई जगह कहाँ पे, फुजी कहाँ पे है, फिलीपीन कहाँ पे है, ठीक है, या फिर आपका इंडोनेशिया कहाँ पे है, तो उन एरियाज में अगर आपको लोकेशन पता है तो आपको पता होगा ये तो प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज है, तो यहाँ पे तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि पैसिफिक ओशन में जहाँ पे आपका न्यूजीलैंड, न्यू गिनिया, जापान, ठीक है, इल्यूशियन आइलैंड, अलास्का, इस सब एरिया में क्या आता है आपका अर्थक्वेक आता है। और रिंग ऑफ फायर में आता है, अल्पाइन बेल्ट ऑफ हिमालयस में आता है। तो बाकी वर्ल्ड के देखो 80% वॉल्केनो इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं, बाकी 15% वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा इसको एंड कर रहा हूँ, ये मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। थोड़ा सा ही रह गया है। इंडिया में हमने जोन देखने हैं, और नहीं, हाँ बस यही है, फिर खत्म। सुनामी वाला आपका टॉपिक में है नहीं है, लेकिन इस पीडीएफ के साथ अटैच है, तो ये आप ऐसे ही पक्का ले लेना पीडीएफ। इंडिया में ये जो अर्थक्वेक जोन्स बनाए गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 60%, तकरीबन तकरीबन 60% एरिया जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, मतलब वहां पे अर्थक्वेक आ सकती है। ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो इंडिया को 5 सीज्मिक जोन्स में बांटा हुआ है। 5 सीज्मिक जोन मतलब जो ये जो जोन नंबर 2 है, यहाँ पे लो रिस्क है अर्थक्वेक आने का। ठीक है, जो येलो वाला तीसरे नंबर वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाती है अर्थक्वेक की। ये देखो यहाँ पे, ये जो दक्कन प्लेटू है यहाँ पे अर्थक्वेक आ ही नहीं सकता, बहुत कम पॉसिबिलिटी है यहाँ। और उसके बाद जो ऑरेंज वाला है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा डेंजरस जोन है जो आपकी प्लेट बाउंड्रीज वाला जोन। ठीक है, हिमालयस हो गए, अरुणाचल वगैरह हो गए, भुज हो गया गुजरात वाले एरिया में। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट डिफरेंट अर्थक्वेक के जोन बनाए गए हैं, जहां जहां पे अर्थक्वेक आ सकता है। और टोटल अर्थक्वेक कितने इलाकों में आ सकता है अर्थ के, इंडिया के, तो 60% इलाके। डन। चलो, ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ना। कल हम लास्ट टॉपिक करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का, लैंड फॉर्म्स, जिसमें माउंटेन्स, प्लेटूज और बाकी चीजों को देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव फन।